जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की। खास करके यूजीसी नेट का पेपर आप जा रहे हो और हिंदी लिटरेचर से जा रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट से जा रहे हो, तो पेपर में जाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह हिंदी में हम 80 से 90 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उसी रणनीति की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल बी पॉजिटिव होके समझना है। बिल्कुल स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लेना है और बिल्कुल समझ के पूरी चीजों पर हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट पेपर की चर्चा की थी, हिंदी में भी 10 यूनिट है। 10 यूनिट को हमें किस किस तरह पढ़ना है, अभी हर यूनिट को नहीं पढ़ा जा सकता है। अगले 2 से 3 दिन बाद पेपर है, तो हर यूनिट को आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान में रख सकते हो। पिछले 10 से 12 साल के अध्यापन क्रम में मैंने जो सीखा है वही आपको मदद के रूप में बताना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, एनटीए के द्वारा जो 2019 से लेकर के 2023, दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ है, एनटीए ले रहा है, उसको जरूर एक बार एनालिसिस करके जाना है। जो मेरे पास पढ़े हो वो तो ऑलरेडी मैंने 2019 से लेकर के दिसंबर 2023 के पेपर को एनालिसिस कर दिया है, लेकिन जो मेरे पास नहीं पढ़े हो वो भी इन पेपरों को एनालिसिस करना। और एनालिसिस के दौरान हमें ध्यान रखना है कि आखिर सवाल किस तरह के पूछ रहे हैं। पिछले 5 साल में एनटीए ने किस तरह के सवाल पूछे हैं, उनके सवाल पूछने की प्रकृति क्या है, उनके सवाल पूछने की रणनीति क्या है, उसी के दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर कोई सवाल रटना नहीं है, अगर आपको 10 ईयर में सवाल नहीं बन रहा है, तो उन सेक्शन के नोट्स को उठाइए और एक बार पलट के चले जाइए। जो मेरे पास पढ़े हो उनको मुश्किल से अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो 15-20 क्वेश्चन में दिक्कतें आएंगे। तो उन 15-20 क्वेश्चन को आप गोला कीजिए और वो सवाल क्यों नहीं आपसे बना, मूल टेक्स्ट पढ़िए। अब मैं बात करूंगा, एक तो ये जो 2019 से 23 तक के सवाल को आपको पढ़ के जाना है, वो भी अच्छे से समझ के, क्योंकि बहुत सारे सवाल, 15 से 20% सवाल तो हु बहु रिपीटेड होता है। हिंदी लिटरेचर में हु बहु रिपीटेड होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो उसका तो फायदा 15-20 सवाल का होगा ही। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है। अब मैं आता हूं 10 यूनिट में, कुछ महत्वपूर्ण यूनिट है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर देखेंगे फर्स्ट यूनिट में जो है भाषा सेक्शन है। अब दोस्तों, भाषा में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप याद करके लीजिए, चले जाइएगा। जैसे स्वनिम पूछ लेता है, या जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, या स्वर वर्ण के जो है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, या स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं, कौन कौन स्वर्ण वर्ण है, कौन कौन व्यंजन है, ये कभी कभी पूछ रहा है। कभी प्लूत पूछ ले रहा है, कभी अल्प प्राण महाप्राण पूछ ले रहा है, घोष और अघोष ये पूछ रहा है। तो इन सबको हमें देखकर जाना है। इस सेक्शन में इतना ही करना है। दूसरे सेक्शन में जो जो बोली है, जैसे कि बोली से भी सवाल पूछ रहा है। आजकल हम देखते हैं कि अंदर से बोली पूछ लेते हैं। जैसे जयपुरी पूछ लिया, बोल दिया किस किस क्षेत्रों में बोला जाता है, ढूंढानी किस किस क्षेत्रों में बोला जाता है, या फिर मगधी पूछ लिया तो मगधी किस किस क्षेत्रों। अंदर जाकर भी ये उपबोलियां पूछ रहे हैं, तो इन उपबोलियों को एक बार जो है रिवीजन करके जाना है। ज्यादा भाषा पे डेप्थ में अब नहीं जाना है, और एक आध देख लेना है। जैसे कि अवधि की क्या विशेषता है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, कभी कभी इन विशेषताओं में से पूछ लेता है। खड़ी बोली की क्या विशेषता है, यहाँ से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो खड़ी बोली की विशेषताओं को भी एक बार देख करके हमें चले जाना है। और एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके अगर आप देखोगे तो एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो 343 से 351 तक के आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में हिंदी या भाषा को लेकर क्या बातें कही गई है। जो 22 भाषा है, उन भाषाओं में कौन कौन भाषा है, कब कौन भाषा जोड़े गए, और भारत सरकार के द्वारा संविधान में भाषा के विकास को लेकर के कौन कौन कमेटी गठित की गई। 1955 में कौन कौन कमेटी गठित, 63 में, 70 में, 76 में कौन कौन कमेटी गठित की गई, नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है।
तो उसको हमें भाषा के सेक्शन में देख लेना है। दूसरा यूनिट जब हम आते हैं तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे बड़ा सेक्शन है दोस्तों। इनमें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, तो अब इसको तो रिवीजन करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के प्रति एक समान अप्रोच रखना है। और कुछ लेखकों, जो फेमस लेखक है, जो बार बार पूछ रहा है, उनको रिवीजन कर जाना है। और इनके प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है, इनको हमें ध्यान में रख लेना है। क्योंकि प्राय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सेक्शन से पूछ लेता है। इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल के प्रति, भक्तिकाल के प्रति, रीतिकाल के प्रति आखिर उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी इस बार पूछ लिया था कि भारतेंदु पूर्व के कवियों में सदा सुखी रहोगे, ईश्वर के लाल यदि माँ की सेवा करोगे, इसके बारे में शुक्ल के स्टेटमेंट पूछ लिए थे। तो इनको भी एक बार रिवीजन कर लेना है। शुक्ल का बुक अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, जितना मैं पढ़ाया हूं उतना भी काफी है। इसी तरह से जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब के कवियों जो हमने कोडिंग से करवाया है, उन कवियों को कोडिंग वाला कोडिंग याद रखना है। क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता, पिछली बार पूछ लिया द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है, कभी पूछ लेता है भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं है। तो वो कोडिंग याद रखोगे तो वो कोडिंग से काम चल जाएगा। अब आते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, इसमें आपको पॉपुलर कहानी, शुरू के कहानी, शुरू के 5-10 कहानी, 5-10 उपन्यास, 5-10 नाटक, 5-10 निबंध, शुरू के डेट सहित याद रखना है। या तो शुरू के क्रम पूछता है, या फिर जो पॉपुलर कवि या पॉपुलर लेखक है, जैसे प्रेमचंद्र हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, अज्ञे हो गए, मोहन राकेश हो गए, तो ऐसे पॉपुलर जो कथाकार या कहानीकार या निबंधकार या कवि हैं, उनकी रचनाओं का क्रम हमें याद रखना है। जैसे कि भारतेंदु के काव्य हैं, जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं, निराला के काव्य हैं, मैथिली शरण गुप्त के काव्य हैं, या फिर पंत के काव्य है। इन काव्यों को डेट सहित क्रम याद रखना, क्योंकि यहां जब भी उठाएगा तो क्रम वाले क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो उन क्रम को भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरे सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह उपन्यास में भी जो फेमस फेमस उपन्यास है, जो 10 ईयर में पूछे गए हैं, अगर उसको भी याद कर लोगे तब भी कब काम बन जाएगा। कहानी में, निबंध में, आलोचना में, इन सबको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों जो अलग से, खास करके अलग से लगभग 22-23 कहानी लगी हुई है, उन कहानी के विषय वस्तु, उन कहानी को अब लाइन बाय लाइन तो पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन लास्ट समय में उस कहानी के विषय वस्तु के, उस कहानी के डेट को याद रखना है। क्योंकि जो सिलेबस में कहानी लगी हुई है उसी का क्रम कभी कभी पूछ लेता है। और उन कवियों का जन्म क्रम भी याद रखना है। जो सिलेबस में कहानी के सॉरी लेखक हैं, उनके जन्म क्रम भी याद रखना है। जैसे कि गुलेरी जी, उसने कहा था दुलाई वाली का, दुलाई वाली हो गई, या वो दुलाई वाली की कहानी, या फिर और भी कहानी कानों में कंगना लगा हुआ है। तो इन कहानी के जो कहानीकार है उनका, और साथ ही ये सब कहानी किस पत्रिका में छपी हुई है, इन कहानी में कौन कौन जो है मतलब गीत आया है, उनको भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरह नाटक, जितने भी सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं दोस्तों, उन नाटकों का कम से कम पात्र अब याद रखना है, गौण पात्र याद रखना है, उनके विषय वस्तु को एक बार संक्षेप नोट्स अब पढ़ना है। बुक पढ़ने का समय नहीं रहा, संक्षिप्त नोट्स जो है भेजे हैं हमने, उसको एक एक बार रिवीजन कर जाइए। नोट्स में क्या क्या बातें हैं, कहाँ पर क्या है, किस तरह की बातें हैं, उनको हमें याद रख लेना है। और खास करके जो स्टेटमेंट वेस्ट है, उनको भी ध्यान रखना है। और नाटक में भी वही काम करना है, उपन्यास में भी वही काम करना है, निबंध में भी वही काम करना है कि जो फेमस है, जो सिलेबस में लगा हुआ है, उसका जन्म क्रम जरूर याद रखिए। वो निबंध कब के हैं, वो कहानी कब के हैं, वो उपन्यास कब के हैं, वो नाटक कब के हैं, जो सिलेबस में अलग से लगा हुआ, बार बार इस पर मैं फोकस करता हूं, उनको किस पत्रिका में छपा हुआ है, क्या बातें मूल भाव है, कहना क्या चाहा है, इन सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। इसी तरह अन्य गद्य विधा के सेक्शन है,
अनगद विधा को देखना है। साथ ही साथ जो अलग से लगा हुआ है, जैसे कुछ प्रवासी साहित्य है, उनको भी दो चार प्रवासी साहित्यकार का नाम देख लेना है। दलित साहित्य है, उनको भी देख लेना, हमने पढ़ाया ही है। साथ ही गांधी, अंबेडकर और लोहिया। तो गांधी जी पर तो मैंने बहुत बात किया है, अंबेडकर पर भी बहुत चर्चा हुई है, और लोहिया लोहिया के दर्शन पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इन गांधी, अंबेडकर और लोहिया को एक बार देख के जाइएगा। इसके इनके क्या क्या थॉट है, क्या क्या अप्रोच है, इनको हमें देख लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन से भी साहित्य में एक दो सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि आपको आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या फिर गांधी, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इनके द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, या किस किस बातों पर इन्होंने काम किया, इन सब को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। संपूर्ण साहित्य को 2 से 3 दिन में आप रिवीजन मार लीजिए, और बिल्कुल पेपर देने जाइएगा स्ट्रेस मुक्त। कोई भी पेपर के दौरान दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगले 2 से 3 दिन में बिल्कुल रिलैक्स होके काम करना है। ये नहीं कि हम 18 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं और बीमार पड़ जा रहे हैं। बीमार नहीं पड़ना है, आपके 6 महीने का मेहनत, साल भर का मेहनत इसमें लगा हुआ है। हमने 6 महीना आपके साथ काम किया, उसका मेहनत लगा हुआ है। तो बिल्कुल स्ट्रेस मुक्त पढ़ाई करना है, रिलैक्स हो के पढ़ाई करना। कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप बेधड़क, बिंदास, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप सब आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पेपर दे के जाना, बिल्कुल रिलैक्स, टेंशन मुक्त पेपर देना। धन्यवाद, जय हिंद।